अपना जो नया टॉपिक अब है कूलाम नियम की या कूलाम नियम की शर्तें। कूलाम नियम की शर्तें क्या है बेटा? कंडीशन ऑफ कूलाम्स लॉ। चार्ज जो है वो स्थिर होती है। हाँ, वेरी गुड। एक आपके पास जो चार्ज है वो आपकी यानी आवेश वो क्या होगा बेटा? रेस्ट में होगा, स्टेशनरी होगा यानी स्थिर होगा। दूसरा क्या कंडीशन है बेटा? हाँ, वेरी गुड। चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज होगा। आपका चार्ज कैसा होगा बेटा? पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाएगा यानी बिंदु आवेश लिया जाएगा। और एक बात और, आपने देखा होगा न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक आपने पढ़ा है जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, ऐसे प्रोटॉन भरे होते हैं ना बेटा नाभिक के अंदर। पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन भी होती है पर न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है ना, पर प्रोटॉन पे तो होता है ना। तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा? कूलाम नियम के हिसाब से तो प्रतिकर्षित, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये दूर दूर जाने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए बेटा। तो वास्तव में क्या देखा जाएगा कि ये यहां पर ये क्या है बेटा? भागने के बजाय उसी छोटे से एरिया में, इस छोटे से एरिया के अंदर क्या है? बाउंड है, बंधे हुए। तो बंधे हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरिया के अंदर कूलाम नियम लागू नहीं होता। कूलाम नियम क्या नहीं होगा बेटा? अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो एरिया होता है इसको, इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने ज्यादातर हमने रेडियस का इस्तेमाल करते हैं। रेडियस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि स्फीयर जो होता है, गोला जो होता है, उसकी एक त्रिज्या होती है बेटा। तो ये याद रखना, आपके पास यहां पर जो 10⁻⁻15 मीटर, कितने मीटर बेटा? 10⁻⁻15 मीटर बोलते हैं इसको। बोलता रहता है 1 फर्मी। फर्मी बोला जाता है बेटा इसको, 1 फर्मी। इस पूरी डिस्टेंस को बोला जाता है 1 फर्मी। तो आपका जो कूलाम का नियम है ना, ये जो कूलाम का नियम है, अगर आपके पास जो डिस्टेंस है r है, अगर इसकी दूरी 10⁻⁻15 मीटर यानी कि 1 फर्मी से अगर ज्यादा होगी तो ही ये लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। यानी कि नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं, धनावेश हैं, उनके बीच में कूलाम नियम लागू नहीं होता। कूलाम नियम लागू नहीं होता बेटा। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उन पर आपका कूलाम्स लॉ अप्लाइड नहीं होगा। कब होगा ये कूलाम्स लॉ? जब आपकी दोनों ही चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से क्या हो बेटा? ज्यादा हो, तभी ये क्या होगा बेटा? अप्लाई होगा। एक बात और, फोर्थ, जो बड़ी वस्तुएं होती हैं, बड़ी आवेशित वस्तुओं पर लागू नहीं होता। बिगर चार्ज बॉडीज पर ये क्या नहीं होता बेटा? चार्ज बॉडीज पर, तो बिगर चार्ज बॉडीज डू नॉट फॉलो दी कूलाम्स लॉ। ये आपके पास जो बड़ी जितनी भी वस्तुएं होती हैं ये कूलाम नियम को क्या नहीं करती बेटा? फॉलो नहीं करती। जैसे मान लीजिए इस डस्टर पे मैं चार्ज लगा दूं, चार्ज भर दूं बेटा, चार्ज लगा दिया बेटा, जहां पॉजिटिव 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 कर दिया, इस मार्कर पे लगा दिया, तो अब ये और इन दोनों के बीच में अब कूलाम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? ये दूसरा पॉइंट, आपके पास ये दोनों वस्तुएं हैं, ये पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर पाएंगे। अब इनको क्या नहीं कर पाएंगे बेटा?
पॉइंट चार्ज इनको नहीं क्या कर सकते अपने कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट है आपके पास जो आपके पास कूलाम नियम की शर्तों को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। और एक बात आपने देखा होगा, अगर जहां कूलाम नियम लगेगा, जहां कूलाम नियम लगेगा वो किस नियम को भी फॉलो करेगा, न्यूटन के किस नियम को फॉलो कर रहा है ये जरा बताइए, तीसरे नियम को। हाँ, तो ये अपने यहाँ पे भी कह सकते हैं कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है बेटा, अनुसरण करता है। कूलॉम्स लॉ फॉलो दी न्यूटन्स थर्ड लॉ। और वो आप सभी जानते हो, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो ये आपके पास 4-5 पॉइंट है बेटा, तो जो आपको मालूम होने चाहिए। कूलाम नियम की कई बार शर्तें पूछ लेते हैं, कोई 2 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कूलाम नियम की कोई 2 शर्तें लिखिए। तो आप कोई भी 2 शर्तें लिख सकते हो, फर्स्ट सेकंड, या फिर आप 3 है तो आप 3 लिख सकते हो, 4 है तो 4 लिख सकते हो, इस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा किसी को भी? ये 5 पॉइंट। अब मेरे को सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्मूला चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए अभी, वो है कूलाम का नियम, F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये फॉर्मूला लगा है बेटा कूलाम का नियम, इसमें कम से कम कितने आवेश होने जरूरी है? हाँ, अगर अकेला चार्ज है तो वो कूलाम नियम लग सकता है क्या इस पे, अकेले चार्ज पे? जैसे ये मान लीजिए, जैसे मैंने Q1 लिख दिया, तो इस पे कोई कूलाम नियम लग सकता है? नहीं लगा सकते। 2 लगाने पड़ेंगे, कोई चार्ज भले वो प्लस लो या माइनस लो, कम से कम 2 चार्ज होने क्या है बेटा, कंपल्सरी थे, जरूरी थे। अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। एक Q1 रखा हुआ है, एक Q2 रखा हुआ है, एक Q3 रखा हुआ है, एक Q4 रखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे आवेश यहाँ पे क्या हुए बेटा, रखे हुए, ठीक है बेटा। पूरा एक सिस्टम है उसके अंदर। तो ये जो सिस्टम है, तो इसके लिए मैंने ये आपके पास ये कंसीडर कर लिया है y एक्सिस, और ये क्या ले लिया बेटा, x एक्सिस। जहां तक किसी को कोई दिक्कत, डाउट? हाँ, डाउट तो नहीं है। अब अगर आप इसको बनाओ ना बनाओ तो भी काम चल जाएगा अपना। फिर यहाँ पे तो 2 आवेश थे, अब यहाँ पर क्या है, आवेशों का क्या है बेटा, एक ग्रुप है। इस सिस्टम के अंदर क्या है बेटा, आवेशों का क्या है, ग्रुप, यानी चार्ज का ग्रुप है, आवेशों का समूह। तो ये इस पे भी फोर्स लगा रहा है, 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 ये इस पे फोर्स लगा रहा है। हर कोई एक दूसरे पे क्या लगा रहा है बेटा, विद्युत बल लगाएगा। हाँ, तो अपने पास यहां पर कोई रिजल्टेंट अगर आपको किसी पॉइंट पे चाहिए, मान लीजिए मैं एक और आवेश ले लेता हूं, मान लीजिए मैं एक आवेश और ले लिया, जैसे ये ले लिया यहाँ पे Q0, ये मेरा कौन सा आवेश है, प्रेक्षण आवेश, जिस पर मैं ये देखना चाहता हूं कि इस आवेश पर ये सारे आवेश मिलकर कितना बल लगा रहे हैं, यानी ये मेरा हो गया ऑब्जर्वेशन चार्ज। कौन सा चार्ज हो गया बेटा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन चार्ज हो गया, जिसपे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ऑब्जर्व जो अपने कर रहे हैं, तो इस चार्ज पे देखना है कि ये Q1 इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, Q2 इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, Q3 इस पे कितना कर रहा है, Q4 कितना है। तो ये सारे मिलकर नेट फोर्स, नेट का मतलब परिणामी बल कितना लग रहा है, इस पर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपके पास एक नियम दिया गया था, अध्यारोपण का सिद्धांत। आपने 11th क्लास में तरंग वाला चैप्टर आपके स्कूल में या क्लास में कराया गया था क्या?
वेव वाला चैप्टर कुछ याद हो? तरंग, उसमें भी ये अध्यारोपण का सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, 11th क्लास। नहीं तो चलो मैं बता देता हूं, ये प्रिंसिपल कहां लगता है? ये प्रिंसिपल लगता है किस पर? सदिश राशियों पर, वेक्टर क्वांटिटीज पर लगता है बेटा। जो सदिश राशियां होती है ना, उन पर, उन सबको अगर आपको जोड़ना है, परिणामी फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है बेटा? अध्यारोपण का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां पे जो आपके पास है, ये रूल तभी अप्लाई होता है जहां पर आपके पास बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज आ जाएं और उनको क्या करना पड़ जाए? ऐड करना पड़ जाए, जोड़ना पड़ जाए। तब अपने किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। बहुत आसान है, बहुत इजी है बेटा। देखिए इधर, अब आप देखिए, ये जो आपके पास Q1 है, किस पे फोर्स एक्ट कर रहा है? Q0 पे कर रहा है बेटा, मान किया जाता है बेटा। यहां पे देखिए Q1 है और ये Q0 है, तो ये Q1 इस Q0 को मान लीजिए किधर धक्का दे रहा है? बाहर की ओर। ये सारे के सारे चार्ज अपने पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं बेटा? धनात्मक। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको डेरिवेशन करना है। अगर सिचुएशन में कहीं भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उस हिसाब से चल लेंगे अपने। तो यहां पे देखिए Q1 Q0 पे किधर लगाएगा फोर्स? बाहर की ओर, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये प्लस प्लस को क्या करेगा? ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा? बाहर की ओर धकेलेगा। तो ये फोर्स किस पे लग रहा है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। तो ये आपके पास F0 1 वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या लिख लूंगा? R1 नोट। वेरी गुड। इसी प्रकार Q2 है, अब आपके पास तो स्केल होगा तो उससे आप कर सकते हो। Q2 किस पे फोर्स लगा रहा है? Q0 पर। नहीं, नोट यहाँ पे आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी है? R0 2 अलग अलग है, ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है, सॉरी 2 नोट रिपल्सिव। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया बेटा। फिर उसके बाद ये इधर लगेगा, नोट पे लग रहा है, और कौन लगा रहा है बेटा? 3 लगा रहा है। ये डिस्टेंस R3 नोट। इसी तरह ये इस तरफ फोर्स लग रहा है, नोड पे लगा रहा है। कौन लगा रहा है? चौथा बेस है ना, फोर्थ चार्ज लगा रहा है। तो इस पे आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R4 नोट। ये चीजें समझ में आ गई बेटा सभी को? ये जो किया सब समझ में आया क्या? अब आप देखिए इस Q नोड पर बहुत सारे आवेश क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए इनकी डायरेक्शन देखिए, 1 की डायरेक्शन इधर है, 2 की डायरेक्शन इधर है, 3 की डायरेक्शन इधर है, 4 की डायरेक्शन इधर है। हर किसी की डायरेक्शन कैसी है बेटा? अलग अलग है। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए इस कैप को मैं अगर पकड़ के खींचू इधर, तो ये इधर ही जाएगी। एक और कोई धक्का दे तो भी इधर जाएगी। जैसे एग्जांपल इधर देखिए, मैं बॉक्स बना रहा हूं, इधर समझा रहा हूं आपको। वैसे ये 11th क्लास में वेक्टर में आपने समझा था सभी। जैसे कोई वस्तु है, ये इधर 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और कोई इसी सेम डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स एक्ट करे, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? जरा बता सकते हैं नेट फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। कैसे? 7 न्यूटन इधर, हाँ 3 डायरेक्शन सेम है, तो 10 न्यूटन आ रहा है। आंसर सही।
बात समझ में आ गया? अब अगर मान लीजिए कि इधर 7 न्यूटन लग रहा है इसी क्वेश्चन को, इधर 3 न्यूटन लग रहा है, फिर कैसे करेंगे? अब इसका आंसर क्या आएगा? 4 न्यूटन। वेरी गुड। अब इसी सेम फॉर्मूले को सेम बॉडीज पर 7 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, तो अब ये बॉडी किधर जाएगी? और इसके अगर मान लीजिए आपको फाइंड करना है 60 डिग्री इन दोनों के बीच में एंगल है, तो कैसे फाइंड करते थे? अब बॉडी की जो डायरेक्शन है वो ऐसे जाएगी ना बेटा, ऐसे होगी कहीं ना कहीं, बॉडी इधर जाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा कहीं, इन दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, आएगा या नहीं आएगा बेटा? और ज्यादा झुकाव 7 न्यूटन की ओर रहेगा रिजल्टेंट। तो इसको निकालने का आपको तरीका बताया हुआ था, R इज इक्वल टू, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, ये थीटा, तो R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ये आपको याद आया होगा समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योगफल में, है ना, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल रूल, त्रिभुज का नियम, है ना। तो वो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही लगना है, यहाँ पे भी सारी चीजें वही 11th क्लास वाली ही अप्लाई होनी है बेटा, कोई अलग अप्लाई नहीं करेंगे अपने। तो ये चीज समझ में आ गया बेटा। तो इसी तरह देखिए, जब यहाँ पर F1 F2 ये जो F3 F4 सभी की डायरेक्शन अलग अलग है, सेपरेट है, तो इनका क्या करना पड़ेगा अपने को? वेक्टर सम। क्या करना पड़ेगा बेटा? वेक्टर सम। तो इसका अपने ऐसे लिखते थे, याद है क्या? R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आता था वो गिवन वेक्टर्स का सम होता था, P वेक्टर प्लस Q होता था ना। तो आपके पास उसी, हाँ, अब उसी तरह अब यहाँ पे 2 से ज्यादा हैं, मोर देन 2 है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे 2 3 4। तो आपके पास अब अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है, किसी चार्ज पर, किसी भी आवेश पर, एनी चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल इज इक्वल टू दी वेक्टर सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। अब कितने फोर्स हैं? किसी प्रेक्षण बिंदु पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया विद्युत बलों का सदिश योगफल परिणामी बल को क्या करेगा बेटा? प्रदर्शित करता है यहाँ पर। तो अपने ये भी बोल सकते हैं, किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल दिए गए या लगाए गए बलों के कौन सा योग? सदिश योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे कितने दे रखे हैं? आपको 4 दे रखे हैं बेटा, तो 4 को योग ऐड कर देंगे। 5 देख रखे होते हैं और जोड़ देते हैं। ऐसे करके जितने भी दिए होंगे उनको सबको क्या करते चले जाएंगे? उन सबका सदिश योग, हाँ सदिश योग बोलेंगे, बीजगणितीय योग नहीं बोलना अपने को, वेक्टर सम करेंगे इनका सबका। कौन सा सम करेंगे बेटा? वेक्टर सम। अब मैं वेक्टर सम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी देखनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर यहाँ दिशा कौन बताएगा? देखो परिमाण तो 7 न्यूटन हो गया था, ये जो आपको पहले करवाया था मैंने, परिमाण तो ये 7 न्यूटन और 3 न्यूटन है। दिशा हमेशा ये एंगल थीटा बताता है, जो उसमें बता रखा था मैंने 60 डिग्री। तो याद रखना, डायरेक्शन के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? एंगल का। डायरेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको सारा देखना पड़ेगा। तो आसान है, कोई टफ नहीं है। आपको 11th क्लास में वो फॉर्मूले आपको अभी कराया था, R इज इक्वल टू अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, उसी का इस्तेमाल करना है अपने को। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? नो सर। आप हाँ ऐसे डैश डैश करके इसको छोड़ सकते हो। अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हो, इस अध्यारोपण के सिद्धांत को और एक्सप्लेन करना चाहते हो, किस तरह हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इसको एक्सप्लेन और कैसे कर सकते हो? आप देखिए ये जो फोर्स लग रहा है, इस ये क्या बता रहा है, वन जो है वो नोड पर, यानी मेरे ऑब्जर्वेशन चार्ज पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश मतलब क्यू नोड आवेश पर लगने वाला बल, Q1 आवेश द्वारा Q नोड आवेश पर लगने वाला बल। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? ये रहा फॉर्मूला, कूलाम का नियम। इसीलिए मैंने इसको स्लाइड में लिख रखा है, साइड में लिख रखा है ना, इसीलिए। तो यहां पर आप क्या लिखोगे अब इसको, K किस पे लग रहा है, Q नोड पर, और कौन लगा रहा है, Q1 अपॉन में डिस्टेंस देख लीजिए इनके बीच में, R1 नोड। वेरी गुड। और यहां पर क्या आ जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। याद आया क्या? ये वाला फॉर्मूला याद आया क्या? कल किया था, ड्राई करवाया था जब, ऐसे आपको करवाया था। सॉरी, तो अट्रैक्शन के लिए, रिपल्सन के लिए ये करवाया था। यहाँ पे 2-1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? 2-1 ये बताएगा कि इन दोनों के बीच में। समझ में आ गया क्या बेटा? बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए उसी तरह के, अब देखो Q नोट, अब Q2 चार्ज लगा रहा है किस पर, Q नोट पर। यहाँ पे हाँ ऐसे लगा लेंगे, तो यहाँ पे R2 स्क्वायर और कैप कौन सा आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास। इसी तरह Q3 हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, फिर फोर्थ भी दे रखा है, डैश डैश करते हैं, ये बनेगा अपने पास। अब अगर हमें इसमें क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन देखिए, सभी में आ रहा है कॉमन, क्योंकि Q नोट भी तो फोर्स लग रहा है अपना। तो ये K Q नोट तो बाहर आ गया, बचा क्या अपने पास, Q1 अपॉन, ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, दूसरी और इनके बीच में डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है ना बेटा, इन आवेशों के बीच में डिस्टेंस अलग अलग है, तो इसलिए इनको बाहर नहीं निकाल सकते डिस्टेंस को। बस बस, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। तो किसी भी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, ये आप ऐसे क्या कर सकते हो, अध्यारोपण के सिद्धांत से याद कर सकते हैं। ये आपको लिखना है बेटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो अब इसका मतलब इसके सेंटर पे भी कोई ना कोई क्या दे रखा है बेटा, एक चार्ज दे रखा है। वर्ग के केंद्र पर स्थित आवेश Q नोड पर परिणामी बल, विद्युत बल क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है। तो इस पर आपको क्या करना है, एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है बेटा, विद्युत बल क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप बताइए? यहाँ पे Q नोड चार्ज है, तो इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा जरा बताओ आप? वेरी गुड, अध्यारोपण के सिद्धांत से। ये बहुत सही आपने आंसर बताया। तो इसमें देखिए जो ए बिंदु पे उपस्थित है वो O पे लगाएगा, जो ए बिंदु पे चार्ज है ये Q नोट पे फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी जरा बताइए आप, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? 2 से Q नोट की तरफ।
क्यू से क्यू नॉट, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किधर, बाहर की ओर। हाँ, अगर आकर्षण होता, अट्रैक्शन होता, तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर। एक बात आपको हमेशा बता दूं मैं बेटा, कि आपको अगर कहीं इन दोनों के बीच में जो विद्युत बल लग रहा है, अगर उसकी दिशा देखनी है कि अंदर या बाहर, तो याद रखना हमेशा इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, हमेशा इसी के अलोंग, या तो बाहर या अंदर। अगर ये लाइक चार्जेस है तो ये इस पर हमेशा बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है। कब? जब लाइक चार्जेस हैं। अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा बेटा, तो ये Q2 को अपनी ओर क्या करेगा, जैसे ये माइनस का है और ये प्लस का है, हाँ, तो हमेशा इसी लाइन के अनुदिश होगा, बस ये याद रखना, तिरछा नहीं होगा। बात समझ में आ गई बेटा? इन दोनों को सीधे रेखा मिलाने वाली रेखा, तो ये Q हो गया, ये Q नॉट हो गया, तो इसके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। इसी प्रकार इस चार्ज द्वारा इसको, तो ये B द्वारा किधर लगेगा, इस साइड, तो इसका नॉमिनाइज भी कर दें, साथ साथ नॉमिनाइज कर दें, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, A लगा रहा है। किस पे लगा रहा है, O पर, किधर, बाहर की ओर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, F नॉट A वेक्टर। इसी तरह B O पर लगा रहा है, किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, F नॉट B वेक्टर। ये चीज समझ में आई है नहीं आई बेटा? प्लस चार्ज है, ये Q नॉट है, प्लस चार्ज, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये प्लस इसको क्या करेगा, Q नॉट पर क्या लगेगा, बाहर की ओर, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर बल लगेगा, उसकी दिशा इधर होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इसी प्रकार C, अब इसी प्रकार C, ये C इस O पे लगाएगा तो वो किधर लगाएगा, इधर बाहर की ओर, ये आ जाएगा। इसी प्रकार ये D O पे लगाएगा तो बेटा दिख रहा है क्या, ये जो D है ये इस O पे लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा ये फोर्स। यहां तक कोई दिक्कत? आसान है? तो अब देखो आपके पास फोर्स मिल चुके हैं, तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो इसका आंसर जब भी लिखेंगे आंसर, तो इसको रफ कर देते हैं बेटा। ये D बिंदु था, ये C बिंदु था, Q, और ये भी क्या था, Q। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जरा बताइए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को क्या कहेगा, किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उस पर अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले सभी बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो अब इसमें देख लीजिए, अपने जोड़ देते हैं फिर, F नॉट A प्लस F नॉट B प्लस F नॉट, कितने चार्ज दिखाई दे रहे हैं अपने को, कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा, ये चार ही तो दिखाई दे रहे हैं अपने को, इसको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे बेटा? यस। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट होगी, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप इधर देखिए बेटा, यहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे, जो कूलाम नियम से अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, कूलाम नियम से, कूलाम नियम से, ठीक है, पहले अपने क्या निकालेंगे, F नॉट A, इन दोनों के बीच में, तो कूलाम नियम कहता है K, ये इस A वाला, A पे चार्ज कितना है, A वाले चार्ज पर कितना है बेटा, Q1 Q2, तो Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q नो, आप आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है बेटा। अब इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये जो दूरी है,
ओ से लेकर कहां तक, ए तक, इस दूरी का क्या करेंगे बताइए, स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये स्क्वायर कर दिया बेटा, यहां तक किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये ओ ए की डिस्टेंस है कितनी, ये दूरी है कितनी, कैसे निकाल सकते हो, कोई निकाल सकता है क्या, बता सकता है कोई बच्चा? ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम अलग से, ये सिर्फ दूरी ज्ञात करने के लिए। बस अगर ये ए है तो यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, कैसे आएगी, क्या आएगी जरा बताओ, यहां से यहां तक की दूरी। वेरी गुड, पाइथागोरस तो लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये पूरी आएगी अपने पास, है ना, पाइथागोरस लगाएंगे तो हाँ, फिर उसका हाफ कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, √2a आएगा पूरा, ए से लेकर सी तक। ए सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ए सी की वैल्यू कितनी होगी, √2a। अब आपको, हाँ, अब आपको ओ ए चाहिए, तो ओ ए जो होगी वो ए सी का क्या होगा, आधा, हाफ होगा बेटा। हाँ वेरी गुड। तो यहां पर अपने इसका हाफ करेंगे, तो हाफ करेंगे तो क्या इधर बताइए, √2a/2। इसको रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, √2 को वो इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि अपने जो यहाँ पे √2 वैल्यू जो है ना, वो छोटी वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में रखनी है, मतलब √2 को अपने को क्या रखना है बेटा, डिनोमिनेटर में। यहाँ पे क्या रहा है, ये देखिए, ये एक अजीब तरीके से लग रहा है, √2a/2, ये वैल्यू थोड़ी अजीब लग रही है, लग रही है नहीं लग रही? सर पहले इसको सॉल्व कर ले तो a/√2 आ जाएगा, फिर रेशनलाइजेशन कर ले। a/√2 कैसे आएगा, इसको आप यहाँ पे देखिए, मैंने ac की जगह क्या रखा है वैल्यू, ac की जगह तो रखा है मैंने, ये देखो, क्योंकि सर 2 को अपने √2 × √2 लिख सकते हैं ना। हाँ तो वैसे कर लो, अगर आप वैसा लिखना चाहते हो ना तो लो ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ऐसे लिख लो, ये भी सही है। सर आएगा तो वही, आएगा तो वही, आप कैसे कर लो वो आपकी मर्जी है। कहते हैं ना मैथ में कई तरीके होते हैं, कैसे पकड़ लो कान, अपने को यहाँ पे कान ही पकड़ने थे। आप इससे देख लो, रेशनलाइजेशन कैसे कैरी करके देख लो, तो भी आंसर यही आएगा जो आपका आएगा, देख लीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, a/√2, इससे भी करके देख लीजिए तो भी वही वैल्यू आनी है, आएगी या नहीं आएगी, देख लीजिए, ये 2 बनेगा, एक ही बात है। हाँ वो आपकी बात मर्जी है, कैसे कर लो आप, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा किसी को? अब ये वैल्यू रखिए यहां पर, Q0/में, यहाँ पे क्या आएगी जरा वैल्यू बताइए बेटा। a/√2। वेरी गुड, a/√2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसको जरा सोल्व कीजिए जरा, a²/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होगा या नहीं होगा? यस सर। अब इसके बाद देखिए, अब इसको जरा सिस्टम से अगर लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, F0 A इज इक्वल टू Q0/में a², और ये जो 2 है हर के भी हर में है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो ऊपर चला जाता है, तो उसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब आप देखिए वर्ग में आप सभी जानते हो ये डिस्टेंस सब सेम होती है, OA = OB = OC = OD, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या होंगी बेटा, a/√2, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड देखो, ये इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई सेम ही आएगा, क्योंकि सभी चारों कोनों पे जो चार्ज रखे हैं, आवेश रखे हैं, सभी का मैग्नीट्यूड कैसा है,
सेम, वेरी गुड। सभी का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा? सेम है। तो सेम है तो इसका मतलब ये, अब इसको सिस्टम से हमने, तो एफ नॉट ए इक्वल टू एफ नॉट बी इक्वल टू एफ नॉट सी इज इक्वल टू एफ नॉट डी इज इक्वल टू, सभी की वैल्यू क्या आएगी जरा बताइए? बिकॉज लगा के आप लिख सकते हो, इसलिए सर 2 कहाँ गया? हाँ 2 रह गया, ये लीजिए 2 आ गया बेटा, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत है क्या? ये लीजिए इनके ऊपर वेक्टर साइन ही लगाना क्या? ना, गुलाम नियम है ना सिर्फ, अभी तक गुलाम नियम मैंने आपको बताया, सिर्फ मैग्नीट्यूड को अभी शो करता है। अभी तो इतना ज्ञात कर लिया अपनों ने सभी ने, ये तो पता चल गया आप सभी को इन सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए? सेम हो। वेरी गुड। अब आ जाइए, देखिए मैग्नीट्यूड सबका सेम है, सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? सेम है। सेम। तो आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू डायग्राम, आप सीधे भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डायग्राम। जरा चेक करना, एफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ नॉट सी वेक्टर, इसके अपोजिट है या नहीं है? डायरेक्शन देखिए। यस सर। पर याद रखना बेटा, मैं बराबर तक अपोजिट वेक्टर तभी लिख सकता हूं जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी है, दोनों का परिमाण बराबर होना कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं है कि ये अलग हो और ये अलग हो, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा। बात समझ में आ गई क्या बेटा? जैसे ये मतलब पहले इनका मैग्नीट्यूड इक्वल करना पड़ेगा। हाँ, इक्वल होना चाहिए, करना नहीं पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं है तो अपने माइनस करें, फिर अपने ना यहाँ पे इस वेक्टर के अंदर वैल्यू रखेंगे सीधे के सीधे, फिर इसकी जगह वैल्यू नहीं रख सकते ना अपने। बराबर का निशान का मतलब क्या होता है? जिसका परिमाण भी क्या हो, मैग्नीट्यूड भी क्या हो, बराबर। अगर ये मान लीजिए एक फोर्स ज्यादा हो और एक फोर्स क्या हो, कम, तो आपको यहां ऐसे लिखना पड़ेगा, एफ ओ सी बड़ा है और एफ ओ ए क्या है बेटा? हाँ, जबकि यहां पे देखिए इस वाले अपने वाले क्वेश्चन में तो ये सब बराबर है, सबका मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा? मैग्नीट्यूड कैसा है? बराबर। बस फर्क किस, हाँ फर्क किस में है? डायग्राम में देख लीजिए, डायरेक्शन में, एक इधर है और दूसरा इधर है, ऐसे है, इस तरह से है। सर यहाँ पर हाँ। सर यहाँ पर लगने वाले फिर दोनों साइड बल की दिशा विपरीत है, हाँ। परिमाण समान है। हाँ वेरी, नेट बल शून्य। हाँ नेट बल शून्य आएगा। अभी देखो आपका आंसर शून्य आएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब यहाँ पे ये हो गया बेटा, किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन 5। अब देखिए एफ नॉट बी और एफ नॉट डी ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है बेटा, देख लीजिए एफ नॉट बी और एफ नॉट बी, बताइए बेटा। यस सर। डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो बता दो, मैं और फिर और एक्सप्लेन कर दूं। नो सर। क्यों बेटा? मैग्नीट्यूड सभी का बराबर है, सिर्फ दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। विपरीत सदिश की आपको डेफिनेशन मालूम होगी अपोजिट वेक्टर की। अपोजिट वेक्टर क्या कहता है? जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो परंतु दिशा अपोजिट हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो उसको ऐसे लिखते हैं अपने, याद होगा आपको अच्छी तरीके से, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। एक बार और करवाया था मैंने, यहां पर इसी जगह लिखा था मैंने एक वीडियो के अंदर, यस सर। कराया था ना। यस सर। तो अब ये देखिए एफ नॉट ए, अब ये जो इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा? 6। तो 5 और 6 की वैल्यू अपने कहां रख सकते हैं? जो शुरू में लिखी थी, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वैल्यू पुट इन इक्वेशन किसमें बेटा? फर्स्ट। अब फर्स्ट देख लीजिए आपके पास क्या, एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू, अब आप एफ नॉट ए की जगह क्या लिख सकते हो? एफ नॉट ए की जगह माइनस एफ नॉट सी। वेरी गुड। और एफ नॉट बी की जगह क्या लिख सकते हो? ये लिखा जा सकता है एफ नॉट, है ना। और बाकी वैसे का वैसा
बाकी वैसे का वैसा, क्योंकि मैंने इनकी जगह वैल्यू रखनी है, एफ नॉट ए और एफ नॉट बी की जगह वैल्यू रखनी है ना। बात समझ में आ गई। अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये सारे वैसे कैंसिल नहीं होते, बता रहा हूं, ये आपस में माइनस होके क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा अपने पास, 0। हाँ 0 न्यूटन, क्योंकि ये वाले फोर्स को ये बैलेंस कर लेगा, इस वाले फोर्स को ये बैलेंस कर लेगा, तो यह फोर्स जो होगा वो अपने पास क्या मिलेगा, 0 न्यूटन। डाउट तो नहीं है डेरिवेशन में किसी को? नो सर। आसान है मैडम। यस सर। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये एफ नॉट सी और ये एफ नॉट सी प्लस का है, ये माइनस का है 0, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी अपने पास। वैसे मैथ के हिसाब से चले ना, अगर मैं मैथ के हिसाब से तो मैं ये एरो नहीं लगा सकता, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया मैंने। ये अपने आप ही माइनस होंगे ना, प्लस माइनस हो रहे हैं। कोई डाउट है तो बता दो। क्यों नहीं लगा? ऐसे वो क्या, वो बेटा आपने जब डिवाइड करते हैं ना, कोई रकम डिवाइड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर कि आपने कोई चीज रकम डिवाइड है, जैसे 16/4 है, तो इसको आप जब करोगे तो 4/1, इसका मीनिंग ये होता है। समझ में आया ही नहीं है? जैसे आपने कई बार आता है 3x प्लस ये 6y ऐसे लिखते हो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, डिवाइड करके काटा गया है। बात समझ में आ गई क्या? ओके सर। हाँ, ये मैथ में मेरे पास ही मैथ रही है, आपको मैं बता दूं, बीएससी तक मेरे पास मैथ है, और एमएससी भी हमारे जब फिजिक्स एमएससी में की थी तो उसमें भी मैथमेटिकल पोर्शन थे, तो इसलिए आपकी छोटी छोटी चीजें ना मालूम होनी चाहिए कि ये कैसे होता है, इसीलिए समझाया मैंने आपको, है ना। क्या आपको सर मैथ सिखाने लगे? मैं मैथ नहीं सिखा रहा, बता रहा हूँ कि कई बार अपनी गलतियां करते हैं, उसको अपने सुधार लें कहीं भी। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट है किसी टाइप से? यस सर। तो ये आसान है या नहीं, ये बताओ। इजी है सर। तो ठीक है बेटा, फिर मैं आपको ना कल भी न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, ठीक है, कल भी इस पे न्यूमेरिकल चलेंगे, फिर आपको कुछ आज न्यूमेरिकल दूंगा, करके देखना। बुक में आपके एनसीईआरटी बुक में जो न्यूमेरिकल है वो आप करके देखना, नहीं तो मैं कल एनसीईआरटी की बुक के भी न्यूमेरिकल कराऊंगा और बाकी भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है बेटा।